बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज़ाद कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। इस हवाले से एक वीडियो है, मैंने अभी देखी। मैं वो वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ज़्यादती की जा रही है आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि जब BBC ने इसको रिपोर्ट किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, चाहे वो PMLN की और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो दोनों ने मिलकर ये कहा जी कि ये BBC की रिपोर्टिंग गलत है। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक नौजवान की बनाई हुई वीडियो ये जरा आप देखिए और सुनिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। भाईजान, ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? बंद करो, खाना पीना। अच्छा, क्या कह रहे हैं? उनका खाना पीना बंद करो, कश्मीरियों का बंद करो। ओहो भाई, ये अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, ये राशन के साथ लोड हैं। ये आजाद जम्मू कश्मीर में जाने नहीं दे रही। ये नौजवान जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली है और ये वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है। और बहुत सारी वीडियोज हैं, कुछ मुझे भी लोगों ने भेजी हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये क्या रियासत के करने का काम है कि तेल बंद कर दो, दवाइयाँ बंद कर दो, खुराक बंद कर दो। इससे क्या मोहब्बत पैदा होगी? इससे तो शदीद नफरत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफरत करेंगे। वहाँ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर वहाँ के अवाम गोली चला दें और ये आपस में लड़ पड़े वहाँ के अवाम? या आप खुद अब गोली नहीं चलाना चाहते, खाना जंगी करवाना चाहते हैं? यानी खुराक की किल्लत तो गजा में पैदा की जाती है। ये चीज़ें तो मकबूजा कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहाँ पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। ये बहुत अफसोसनाक है। इसको जितनी जल्दी ख़त्म करें उतना बेहतर है। अब सारा आलम समेत और उनके अलावा कई जर्नैलों का जो पैगाम लाने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो फारवर्ड एज रिसीव कर देते हैं, जैसे ही मिलता है वैसे ही उसको पैगाम को फॉरवर्ड करते हैं। उन टाउटों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, जिनमें 3 मेन चीज़ें हैं। ये याद रखिए, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 चीज़ों के हवाले से बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचा दिया है। ये पैगाम आप सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि कलअदमी रखा जाएगा अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को। ये कलअदमी रहेगी, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया। नंबर 2, ख्वाजा महरान, शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और सरदार अमान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनके तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ वारंट ही उनके साइन कर दिए गए हैं और इनमें से एक पर गोली भी चल चुकी है। यानी जो अब तक सामने आया उस पर गोली भी चला दी गई थी और वो जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं वो अभी भी ज़ख्मी है। और नंबर 3 ये है कि मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। ख़ास तौर पे जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मुतालबा है वो तो बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तब्दील करना चाहता है स्टेटस को तो वो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ, पहले वो अपनी हुकूमत बनाए, फिर 2/3 अक्सरियत के साथ 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की ख़त्म करे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी ने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है तो ये 12 नशिस्तें उसको चाहिए होंगी। इन 12 नशिस्तों के बगैर तो नामुमकिनात में से है कि किसी के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बना लेती है तो ये 12 नशिस्तें अपने पास रख लेती है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कभी भी आइन में तरमीम नहीं कर पाएगी, तब्दीली नहीं ले पाएगी, 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती। और ये 12 लोग अपनी सीटें हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे कभी भी ऐसा हो। लिहाजा बड़ा बंदोबस्त किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन अगर सारी जमातें मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाना चाहें, कोई ऐसा वक्त आ जाए पाकिस्तान में तो शायद हो जाए, वरना आज़ाद कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बड़ा मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी लोग अभी भी बहुत बड़ी तादाद में धरनों में मौजूद हैं, एहतजाज में मौजूद है। और उन्होंने कॉल दी थी, वो बढ़ने वाले थे मुजफ्फराबाद की जानिब, लेकिन फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं सालसी करवाता हूँ, आप ये एहतजाज मुअख्खर कर दें। तो उन्होंने फजल रहमान साहब की दरख्वास्त के ऊपर अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। लेकिन बार बार वो अपने जलसे जुलूसों में कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी आगे बढ़ने का ऐलान कर सकते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए लचक दिखा रहे हैं, हमारे मुतालबा तस्लीम किए जाएं, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा से एहतजाज शुरू कर सकते हैं। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं पे तसादुम होगा। और जब तसादुम होगा तो दोनों तरफ का नुकसान होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की ट्रेन ऐसी है, वो लोग ऐसे हैं कि वो मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत के अंदर फिर नुकसान होता है। तो इससे अगर बचना है तो आसान तरीका ये है कि समझदार लोगों को
आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ बिठाया जाए जिनका मुज़ाकरात में तजुर्बा है, जिनको समझ है, और मामले का कोई हल निकालने की कोशिश की जाए। शौकत नवाज मीर ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। मैं आपके साथ हूं, ना मैं गिरफ्तार हुआ और ना ही मैंने मैदान छोड़ा है। हालात और हिकमत अमली का तकाजा है कि कुछ अरसा आप लोगों से दूर रहूं, मगर मेरा दिल, मेरी सोच और मेरी जद्दोजहद आज भी आपके साथ है। याद रखें, हर मसले का हल लड़ाई नहीं होता। बाज़ औक़ात सब्र, हिकमत और दुरुस्त वक्त का इंतज़ार भी जद्दोजहद का हिस्सा होता है। वो वक्त ज़रूर आएगा जब हमारे ऊपर लगाए गए दहशतगर्दी के तमाम इल्ज़ामात इन्हीं लोगों को वापस लेने पड़ेंगे जिन्होंने ये झूठ गढ़ा है। सच को दबाया जा सकता है, शिकस्त नहीं दी जा सकती। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और हौसला कायम रखें। हमारी जद्दोजहद हक, इंसाफ और अवामी हकूक़ के लिए है और हक की आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। ये पैगाम दिया है शौकत नवाज मीर साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बिलावल करता यह है कि वो कौमी असम्बली में जाता है और जाके या कहीं पे अगर स्टेटमेंट देता है तो वहां पे बिलावल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी होता है या हो रहा है इसका मलबा वफाकी हुकूमत में डाल देते हैं कि शहबाज शरीफ के वज़रा ये कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने ये वाला स्टेटमेंट क्यों दिया, ख्वाजा आसिफ ने क्यों कहा कि रावला कोट के लोग कश्मीरी नहीं हैं। भी ख्वाजा आसिफ का जुर्म तो इतना सा है, वहां तो गोलियां भी चल रही हैं, बंदे भी मारे जा रहे हैं, वहां तो इंसानों के सरों की कीमतें भी रख दी गई। वहां की जो आवाम की एक मकबूल जमात है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई, उसे एक अलदम करार दे दिया गया। ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कर रही है। फैसल राठौर उस हुकूमत का वजीर आज़म है। तो बिलावल बड़ी चालाकी के साथ ना ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो तो अपोजिशन है और ये जो कुछ भी आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार बिलावल ठहरा देता है बड़े आराम से शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को। लेकिन असल में इसके लिए जो बड़ा जिम्मेदार है वो बिलावल खुद है, क्योंकि बिलावल पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जाली हुकूमत है और वो वहां जालसाजी के साथ वो तमाम इकदाम कर रहे हैं, चाहे वो उनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनामात रखना हो, चाहे उस जमात को कलअदम करार देना हो, चाहे फोर्सेस को दावत देकर आज़ाद कश्मीर में बुलाना हो, चाहे बार बार क्रैकडाउन करना हो, गोली चलानी हो। इन तमाम फैसलों के पीछे जो एक फोर्स खड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लिहाजा भी इस फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक नया चूरन पाकिस्तान में बेचने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में बड़ी शद और मद के साथ ये चूरन बेचा जाएगा। एक तो ये साबित करने की कुछ टाउट्स कोशिश कर रहे हैं कि आसिम मुनीर बहुत जमहूरी है, यानी आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को स्पेस देते हैं, वो बहुत जमहूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसिम मुनीर जहां मौका मिलता है वो वहां घुस जाते हैं। वो बिल्कुल जमहूरी सोच उनकी नहीं है। वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर वो हलफ की पासदारी करते तो वो कभी भी डिप्लोमेसी के अंदर रोल प्ले ना करते। हलफ की पासदारी करते तो पूरा इलेक्शन चोरी ना करते। हलफ की पासदारी करते तो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करते, एक्सटेंशन और इस्तिस्ना जैसी खुराफात के अंदर ना पड़ते। हलफ की अगर वो खिलाफ वर्जी ना करते तो इतनी सारी जबरी गुमशुदगियां ना करते, सहाफ़ियों को, शायरों को और वकला को और पता नहीं किस किस को, इवन पार्लियामेंटेरियंस तक को उन्होंने अगवा करवाया। ये सारा कुछ वो कभी ना करते अगर वो हलफ की पासदारी करते और उनके अंदर एक जमहूरी सोच मौजूद होती। तो एक तो नया चूरन ये है कि जनाब वो बहुत जमहूरी है। दूसरा एक नया चूरन जो है वो बेचा जा रहा है कि इसराइल कहीं आसिम मुनीर साहब को कत्ल करना चाहता है। यानी ये अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की इसके ऊपर लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। बाहर से भी एक दो सोर्सेज हैं जिनसे खबर दिलवा दी गई है कि जनाब इसराइल आसिम मुनीर को कत्ल करना चाहता है और उसके लिए कोई बड़ा बारीक वारदात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल को आज तक पाकिस्तान में अगर कोई हुक्मरान सबसे ज्यादा सूट किया है तो वो आसिम मुनीर है। मैं आपको वजह बताता हूं कैसे। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके दौर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर गोली चली है। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके दौर में इसराइल के ऊपर या उसके मंसूबों के खिलाफ आप एहतजाज करने निकलें तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप पे गोली चलाई जाती है, आपके ऊपर सख्ती की जाती है, आप पर छापे मारे जाते हैं, आप पर क्रैकडाउन किया जाता है। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आप फलस्तीन का झंडा पाकिस्तान में नहीं उठा सकते, आप जब उठाएंगे तो उसके ऊपर रद्द अमल आएगा। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। आप फलस्तीनियों के हक में अगर निकलना चाहें तो आपको कुचल दिया जाएगा। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसराइल के अखबारात भी ये लिखते रहे हैं, बहुत सारे लोग ये तज्जिया भी करते रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं
इसराइल के मामले में पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों की निस्बत, और उन्होंने जो डिलीवर किया है वो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। यानी अब आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, आप फलस्तीन के हक में नहीं निकल सकते, हत्ता कि आप फलस्तीन का झंडा भी नहीं उठा सकते। आपको कुट पड़ेगी या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबरी तौर पे लापता भी कर सकते हैं और कत्ल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो ये जो नया चूरन बेचा गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब को इसराइल कत्ल करना चाहता है, मेरे ख्याल में ये गलत है। जो दुरुस्त चीज़ है वो ये है कि जितनी जल्दी आसिम मुनीर साहब खुद को इन सियासी मामलात से अलग कर लेंगे ना, अपने आप को और अपने इदारे को इन सियासी मामलात से जितना दूर ले जा सकते हैं, जितनी जल्दी ले जाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वरना ये काम होना तो ज़रूर है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। नाज़रीन, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और नेतन्याहू पर अदालत में केसेस है। नंबर एक देखें, वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आ गई। नंबर एक, उस पर अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं और वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नंबर दो, ईरान से बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि इस रीजन में एक ही मुल्क था जिसने टक्कर देनी थी इसराइल को, और उन्हीं के लिए तैयारी थी इसराइल की सारी। और वो ये हमेशा से बताते थे कि ईरान से हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया वो शिकस्त अब नेतन्याहू के खाते पड़ गई। नंबर तीन, ट्रंप का रवैया काफ़ी बदलता जा रहा है। ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जो डील है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नेतन्याहू से ताल्लुकात से भी। यानी जो नेतन्याहू से ताल्लुकात हैं उससे ज़्यादा ट्रंप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको। तो ये भी एक नेतन्याहू के लिए बहुत परेशानी वाली बात है और सियासी नाकामी है बहुत बड़े पैमाने पर कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो सकती है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो मिनाब स्कूल वाला इंसिडेंट है वो एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि वहाँ पे 168 तालिबात जाँ बहक हुई थी मिनाब स्कूल वाले वाक़े में। अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवालात पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। तो इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया वो बड़ा घुमा घुमा के जवाब दिया। उसने हर तरह से बचने की कोशिश की, जनाब मैं नहीं जानता कौन जिम्मेदार है, इसका तो तयन होना बाकी है, मैंने भी रिपोर्ट देखी नहीं है, हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, सब लोग मिसाइल चला रहे थे, पता नहीं किसका मिसाइल जाकर लग गया, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका का मिसाइल था जो जाकर स्कूल के अंदर लगा। देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। ईरान ने इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई है और आलमी इदारों को उसने ऑफर भी किया कि जो आकर देखना चाहता है, जो चाहिए हम देते हैं। अब मिनाब स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हुई हैं। ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में है तो शायद उसके खिलाफ कुछ ना हो सके, लेकिन कल जब डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में नहीं होगा तो उसे इस चीज़ का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फैसले के बाद ये अटैक किया गया और आर्मी चीफ तो हटा दिया गया है। जिसके दौर में ये अटैक हुआ था वो तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, उसके वज़ीर दिफा ने, पीट हेग्सेथ ने खुद ही आर्मी चीफ हटा दिया, 10 के करीब जर्नैल और भी हटा दिए। तो पीट हेग्सेथ जो है वो एक के बाद एक जर्नैल अमेरिका में तब्दील कर देता है, वो पूछता भी नहीं है उससे कितना ताकतवर है अमेरिका का वज़ीर दिफा। और एक हमारा वज़ीर दिफा है जिसकी ये हैसियत है कि उसको कोई भी फ़ोन करके डांट देता है और उससे ट्वीट डिलीट करवा देता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वज़ीर दिफा की इतना थोड़ा बहुत हौसला हिम्मत तो होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सच है नहीं। नाज़रीन, मिनाब स्कूल का वाक़या जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया। चंद चीज़ें जिनका डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले इंतखाबात में सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाता है तो उसके पास अक्सरियत नहीं रहेगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो 100% मुझे इम्पीच किया जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जाता है या उसका मुआखजा किया जाता है तो रवायत तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप रवायत पूरी करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो एक इंतहाई कमज़ोर सदर होगा जो किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं कर पाएगा, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर पाएगा अगर वो नवंबर का इलेक्शन हार जाता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप को जो सामना करना पड़ेगा, नंबर एक तो वो एप्स्टीन फाइल, ये सारा मामला, अभी फाइलें तैयार हैं, एक एक चीज़ निकाली गई है, एक एक चीज़ की वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी अगस्त और सितंबर तक। सितंबर अक्टूबर में ये पूरी कंपेन एक लॉन्च की जाएगी और नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त दे दी जाएगी। जो प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन की वो है। तो एक तो एप्स्टीन फाइल का मामला है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के साथ लड़ाई लड़ी, बेवकूफ़ाना किस्म की एक शिकस्त अमेरिका को दिलवाई, अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अब वो कह रहे हैं कि 87 अरब डॉलर, 87 बिलियन US डॉलर्स वो दिए जाएं, वो कांग्रेस हवाले करे पार्लियामेंट,
पेंटागन के, ताकि वो अपना नुकसान पूरा करें। अब ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा और बाकायदा पेंटागन ने इसकी डिमांड भी की। तो ये हो गई दो चीज़ें। तीसरा, ये महंगाई जो बढ़ी है और डोनाल्ड ट्रंप के जो इकदामात हैं, जिस तरह उन्होंने अमेरिका को चलाया, उस पर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। चौथा, जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी कंपेन की थी कि इमरान खान को हर हाल में आज़ाद होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे वादा किया था कि जनाब हम इमरान खान को इंसाफ दिलाएंगे और जुल्म और ज्यादती जो पाकिस्तान में हो रही है उसके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन फिर फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट बन गए, क्योंकि हुकूमत जो होती है आपके पास, तो आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है, बेशुमार चीज़ें होती हैं। पहले रोजाना खबर आती थी, आज फलाना मिला डोनाल्ड ट्रंप को, आज फलाना मिला डोनाल्ड ट्रंप को। हमें फोन करके ओवरसीज बताते थे कि आज ट्रंप ने ये कह दिया, आज ट्रंप ने ये कह दिया। लेकिन फिर आप देखें, जब ट्रंप को ऑफर्स मिली पाकिस्तान की जानिब से, तो ट्रंप ने पैंतरा बदल दिया, वो फैक्टर भी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है नवंबर का इलेक्शन जीतना, या तो कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो जाए तो वो इलेक्शन जीत जाए। नादरीन, वेनेजुएला में जो जलजला है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था, अभी तक जो लाशें मिली हैं वो 190 के करीब है। जो इब्तदाई तखमीने आए थे, और फौरी तौर पर जो लोग माहिरीन हैं उन्होंने कहा था कि 10,000 से जायद और 1 लाख तक भी उन्होंने खदशे का इजहार किया था कि लोग जाँ बहक हो सकते हैं। लेकिन अभी वो उस तरह नहीं नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। अब तक 190 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं और लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। तो अभी अगले 24-48 घंटों में हमें बिल्कुल समझ आ जाएगी कि वेनेजुएला में कितनी शिद्दत का जलजला था, कितना नुकसान हुआ और कब तक वो रिकवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल